ईटी नाउ स्वदेश को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट को तो 20 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कैसा बदला है कमोडिटी मार्केट का बाजार? कमोडिटी वायदा के लिए किस तरह से स्थिति बदली है ग्राउंड पर? क्या बदलाव हुए हैं और क्या करने की ज़रूरत है? इन मुद्दों पर बात करने के लिए इस शो में हम 2 दिग्गजों से बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब से, और साथ ही बात करेंगे कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब से। सबसे पहले हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी साहब है अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे खास मौके पर हमें वक्त दिया। सबसे पहला मेरा सवाल सर, 20 साल हो गए, मैं इंडिविजुअल आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, 20 साल बहुत वक्त होता है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो कमोडिटी बाजार दुनिया के बाकी बाजारों के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। क्या लग रहा है, क्या चूक हो गई हैं? इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या चूक हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आप तीसरे साल में पदार्पण कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। चैनल को, आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को, और हमारी तरफ से सब दर्शकों को भी बधाई कि एक और चैनल यहाँ हिंदुस्तान में आ गया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि 20 साल बहुत बड़ी बात है, तो नहीं। आपने जब कमोडिटी मार्केट को देखते हैं तो शिकागो सबसे पुराना वो है, और शिकागो आज की तारीख में 150-170 साल पुराना है। और अगर शिकागो को भी देखेंगे आप, तो पहले 50 साल तक वही हुआ था जो हमारे देश में हो रहा है। उतार चढ़ाव, कभी बैन हो रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ हो रहे हैं, ये शिकागो में भी हुआ था। तो अमेरिका जैसे देश में अगर ये हो सकता है, तो हिंदुस्तान में मतलब बहुत ही नई चीज़ है। यहाँ पर बहुत कम लोगों के वायदा बाजारों के बारे में पता है, तो इसलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ हो सकते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये उतार चढ़ाव होना थोड़ा ज़रूरी भी है, ताकि लोगों को इनकी जो अहमियत है वो पता चले। आज की तारीख में यह है कि पिछले साल तक जो डिमांड करते थे कि इसका वायदा नहीं होना चाहिए, सोयाबीन वाले जैसे, वो कहते थे कि सस्पेंड करो। आज की तारीख में जो सस्पेंड करो बोलते थे, वो ये चाहते हैं कि सोयाबीन वापस आ जाए फ्यूचर्स मार्केट में। तो लोगों को अहमियत तब पता चलती है जब कोई चीज़ नहीं होती है। पहली चीज़ तो यह है कि आज रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ना किसान के पास है, ना ट्रेडर के पास है, ना इम्पोर्टर के पास है, ना एक्सपोर्टर के पास है। जब फ्यूचर मार्केट होता है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। दूसरा यह है कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है जो कमोडिटी मार्केट में आना चाहिए, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पॉलिसी में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आप सस्पेंड कर देते हो, बैन कर देते हैं, तो फाइनेंशियल प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा कतराते आने से, पता नहीं कब कमोडिटी बैन हो जाए। अगर आप स्टॉक लिमिट लगा रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, इससे होता यह है कि थोड़ी सी अनसर्टनिटी पैदा हो जाती है। जब मार्केट में अनसर्टनिटी पैदा हो जाती है तो जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अच्छी नहीं लगती। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगेगी कि मार्केट अनसर्टन हो। जब आपकी पॉलिसी में कंटिन्यूएशन होगा, पॉलिसी में कोई बदलाव होने की आशंका नहीं होगी, तब इन्वेस्टर आते हैं। तो हमारे लिए मतलब 20 साल में एक अनुभव यह है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो हुआ है, हर 3-4 साल में कोई ना कोई कमोडिटी बैन हो जाती है, तो वो थोड़ा इस मार्केट के लिए मतलब निराशाजनक नहीं कहूँगा, पर थोड़ा हमारे लिए थोड़ी दुर्घटना सी साबित हुई है। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि आपका साथ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा डेवलप होना चाहिए। जैसे आपकी वेयरहाउसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये दोनों अगर आपके साथ रहेगी, लॉजिस्टिक्स पूरा साथ में रहेगा, तो आपकी क्वालिटी भी बढ़ने लग जाती है। तो ये हमारे देश में शुरू हो गया है, जैसे सेबी आ गई है, WDRA आ गया, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारी उम्मीद यह है कि अगले 2-4-5 सालों में इस मार्केट की जो महत्ता है सभी पॉलिसी मेकर्स को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो ये मार्केट में जो बैन कमोडिटी वापस आ जाएंगी, नई कमोडिटीज़ और आ जाएंगी, और उसके बाद ये मार्केट दौड़ने लग जाएगा। ओके सर, आपने नई कमोडिटीज़ की बात कर ली, तो मैं अगला सवाल मेरा यही होगा कि कौन कौन से नई कमोडिटीज़ आप लोग एनसीडीएक्स पर लेके आ रहे हैं? मैं जानता हूँ कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज़ होती है जिसको आपको भी डर लगता होगा, इसको लॉन्च कर दे फिर कहीं बैन ना झेलना पड़े। तो आप भी चाह रहे होंगे कि ऐसी कमोडिटी लाया जाए जिसको बैन ना झेलना पड़े और थोड़ी साइडलाइन भी हो और लोगों का भी ट्रैक्शन दिखे। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ है जिस पे आपका विचार चल रहा है या अप्रूवल के लिए सेबी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ है उससे हम थोड़ा इस वक्त दूर रह रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछली जो 7 कमोडिटीज़ बैन हुई थी उसमें हमारा एक्सचेंज में कम से कम 70% वॉल्यूम जो है चला गया था। तो इसलिए अब जो नई कमोडिटीज़ हम जो ला रहे हैं वो ऐसी ला रहे हैं जो सेंसिटिव नहीं हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक कमोडिटी मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो है कार्बन क्रेडिट्स का। तो कार्बन क्रेडिट्स जो प्रपोजल है हम सभी को भेज चुके हैं।
हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। ये अपनी तरह का शायद दुनिया में अगर जल्दी मिल जाता है तो हमारा पहला होगा, नहीं तो दुनिया में दूसरा प्रपोजल होगा। टोक्यो अभी लॉन्च कर रहा है 11 अक्टूबर को, उसके बाद हो सकता है हिंदुस्तान दूसरा देश होगा जो कार्बन क्रेडिट्स पे फ्यूचर मार्केट लॉन्च करेगा। तो ये बहुत जल्दी हमारी लाने की उम्मीद है उसकी। काम कर रहे हैं हम, जैसे अब आज हमने शुरू किया, मतलब पिछले महीने हमने शुरू किया है वेदर फ्यूचर्स के लिए काम करना। अब उसमें तो नॉन ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। पर जो ये फ्यूचर्स उसको मतलब जैसे अब अमेरिका में देखें तो आइस फॉल कितना होगा उसके ऊपर होता है। हमारे यहाँ आइस तो नहीं है, तो हमें वेदर को देखना है तो रेनफॉल देखना है। तो IMD, स्काईमेट, मिनिस्ट्री सबके साथ मिल के इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। तो अभी हमने काम शुरू किया है, हो सकता है 2 साल बाद हम इसे लॉन्च कर दें। तो इस तरह से कार्बन बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, अभी हम लॉन्च कर देंगे, ये 2 या 3 साल बाद बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो हम लोग अब इस तरह के देख रहे हैं। हमने स्टील लॉन्च किया है, तो हम धीरे धीरे अब मेटल्स में घुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टिन भी ले आए। हम इंडोनेशियन स्टॉक एक्सचेंज से इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम वो वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हिंदुस्तान में लॉन्च कर देंगे। ओके, यानी काफ़ी सारी आप जानकारी दे रहे हैं। एक तो टिन के कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार चल रहा है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। कार्बन क्रेडिट दुनिया का दूसरा, एक तो अभी टोक्यो पे लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के महीने में, और बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भी आप विचार कर रहे हैं। वेदर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नॉन ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आपके पास मौजूद है, और इसको ट्रेडिंग यूनिट में भी आप इसको बदलना चाह रहे हैं। और बिल्कुल भारत जैसे देश में जहाँ पे आप मॉनसून पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो होने भी चाहिए। मैंने सनफ्लावर ऑयल के बारे में भी सुना था, उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार चल रहा है या सेबी के पास आप लोगों ने मंजूरी के लिए भेजी हुई है? क्योंकि आपके पास, और अब मूंगफली तो आपने एक लॉन्च कर दिया है, इसके बाद अब क्या उस पर विचार चल रहा है? जैसे आपने कहा सनफ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट हम सेबी को भेज चुके हैं, उनकी मंजूरी के लिए जैसे मंजूर होगा हम उसे लॉन्च कर देंगे। मूंगफली का कॉन्ट्रैक्ट हमने पिछले साल लॉन्च किया था, बट वो जब सीज़न जब ख़त्म हो रहा था उस वक्त लॉन्च किया था। तो अक्टूबर से अब नया सीज़न शुरू होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट का पूरा सपोर्ट इस मूंगफली के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें मिलेगा। ओके सर, फिर से हम बात कर लेते हैं अब जागरूकता को लेकर। जागरूकता ग्राउंड तक पहुंचाने की बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सेमिनार में जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं, CPI प्रेसिडेंट से बात होती है तो उनको लगता है कि मैं इंडिविजुअल इस तरह की आलोचना, मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि ग्राउंड पर लोगों को कमोडिटी वायदा बाजार को लेकर उनकी जागरूकता बढ़े, कैसे इसका दायरा बढ़ाया जाए। हम आमतौर पे क्या करते हैं, महानगरों में बड़े बड़े इवेंट करते हैं, सेमिनार करते हैं, इससे ग्राउंड पर जो किसान बैठे हुए हैं, POs बैठे हुए हैं, जो वहाँ के छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं, वो हर कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको स्पॉन्सर्ड मिल जाएंगे, लेकिन आपको रियल फ़ायदा ग्राउंड पर नहीं होगा, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए क्या आगे की तैयारी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोगों की क्या है, इसलिए मेरा सवाल है। देखिए, इसमें 2 तरह की प्लानिंग करनी है। एक तो हमें कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स भी लाना है, कमोडिटी मार्केट में अवेयरनेस भी बढ़ानी है लोगों के अंदर। अब आप ये देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जो BCom पढ़ रहा होगा या BA पढ़ रहा होगा, इस तरह का जो स्टूडेंट होगा उसको कमोडिटी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, यही बंदा आगे चल के जब नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा तो उसकी जेब में पैसे होंगे, वो इक्विटी में लगा रहा है, कमोडिटी में आज की तारीख में नहीं लगा रहा है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं बन पा रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स में, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस विचार से हमने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया। 20 कॉलेजेस में हमने कमोडिटी कनेक्ट करके एक प्रोग्राम शुरू किया। 30 घंटे का हमने ट्रेनिंग दिया है। हमारा जो IPFT ट्रस्ट है उसके थ्रू 20 कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में हम 3 स्टेट्स में अलग अलग गए, जैसे कोल्हापुर जैसी जगह गए, मुंबई में भी किया, गुजरात में भी गए। इस साल हम 50 कॉलेजेस में जाएंगे। तो हम पहले तो एक तो कॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो आने वाली जनरेशन है उसको पता चले, ये पहली चीज़ हुई। दूसरा ये है कि आपने बोला कि गांव में कैसे करें। अब NCDX तो एक अकेली संस्था तो जा नहीं सकती, तो हम ये कर रहे हैं कि FPOs जो हैं उनके माध्यम से हम कैसे किसानों के साथ पहुँचें। तो हम FPOs के लिए इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, और FPOs के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मतलब ये उद्देश्य है, जैसे अभी 9 तारीख को हम नाबार्ड के साथ मिलकर एक संगोष्ठी कर रहे हैं बर्ड लखनऊ में, कि FPO के माध्यम से इस मार्केट को कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि FPO जो है एग्रीगेशन है, और अगर FPO अपने फार्मर्स को, अपने मेंबर्स को जो हम बता रहे हैं वो उनके पास पहुंचा दे, तो अपने आप जो जैसे कहते हैं कि जो हमारा जो मैसेज है वो अपने आप बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे आज की तारीख में 500 FPO से जुड़ गए, तो 500 FPOs का मतलब है 10 लाख किसान, पर आज की तारीख में देश में 10,000 FPOs हैं, तो भी 20 गुना काम और इसमें करना है। हम जानते हैं कि ये बहुत मतलब बड़ा काम है, NCDX अकेला नहीं कर सकता, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने मतलब CPI जैसे हैं संगठन हैं, इन सब के साथ जुड़ के, इनको साथ में जोड़ के इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बढ़ाते रहें, और कमोडिटी वायदा का बाज़ार जो एक बड़े शहरों तक, मेट्रोज तक सीमित है, वो छोटे शहरों में और रियल अलग अलग सेंटर्स पे, जो रियल सेंटर्स है जहाँ एग्री का
असल कारोबार होता है उन लोगों को आप जागरूक करें और एक वायदा बाजार को आप आगे बढ़ाएं। लेकिन अब मेरा सवाल है पॉलिसी को लेकर। सर, पॉलिसी में आप क्या बदलाव चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि सरकार से ऑप्शंस को लेकर बढ़ावा दिया जाए, किसानों को कुछ सब्सिडी दी जाए ताकि किसान भी जागरूक भी हो और अपने रिस्क को भी कम करे। एमएसपी की बजाय अगर वो ऑप्शंस के प्रीमियम की सब्सिडी दी जाए उनको, तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनके रिस्क भी कम हो जाएंगे। देखिए, मैं एमएसपी के बजाय नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट आपको एक मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो है ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको अगर हम इनिशियली सब्सिडाइज कर दें तो हो सकता है कि पहले साल या 2 साल उसको सब्सिडाइज कर दे, तीसरे साल से अगर फार्मर्स को या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आता है कि ऑप्शन अगर मैं खरीद लेता हूँ, जैसे अगर आप स्कूटर या कार खरीदते हैं, आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो इसलिए कि स्कूटर का या कार का एक्सीडेंट होगा तो अपनी जेब से पैसा नहीं लगेगा, जो छोटा प्रीमियम 5-10% उसमें आपको पूरा खर्चा निकल जाता है। तो किसान को जब ये समझ में आ गया कि मेरी प्राइस रिस्क जो है वो इस ऑप्शन से कवर हो रही है, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद उसको कोई सब्सिडाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। 2-3 साल की बात है, अवेयरनेस रेजिंग और 2-3 साल की सब्सिडी, अगर ये हो जाएगा तो एमएसपी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि दिस विल रिप्लेस एमएसपी, बट दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर मनी, मतलब जितनी अदर कमोडिटीज़ हैं। स्टेपल फूड छोड़ दीजिए, पर जैसे हल्दी है, इसमें अगर आप इसको शुरू कर दें तो हल्दी के फार्मर्स 3-4 साल में अपने आप ही खुद ऑप्शन खरीद के इसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से जो प्राइस इंश्योरेंस आज की तारीख में हमारे देश में नहीं है, वो शुरू हो जाएगा। शुक्रिया अरुण रास्ते साहब, आपने तमाम मुद्दों पर बात की और बेबाकी से अपनी आपने राय रखी कि क्या क्या करना चाहिए कमोडिटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कमोडिटी वायदा को बढ़ाने के लिए, और आगे और कैसे हम इस मार्केट को आम लोगों तक, किसानों तक इसका फ़ायदा पहुंचाते थे। शुक्रिया सर, 18 स्वदेश को समझने के लिए। हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमेशा की तरह मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करता हूँ, तो इस बार भी शुरुआत यही होगी क्योंकि आप लोगों की अभी बैठक भी हुई है। मैं वॉल्यूम को एनालाइज कर रहा था, करीब 20 साल शुरू हुए, 2003 से 2023 तक के वॉल्यूम मैं पढ़ रहा था। 2006 में 12 लाख करोड़ के आसपास का सालाना वॉल्यूम था एनसीडीएक्स का। आप लोगों की शुरुआत उसी समय हुई थी, 16-17 साल हो गए। 2007 में वो वॉल्यूम गिर के एग्री का 7 लाख करोड़ के आसपास आ गया था। क्या वजह है? क्या संगठन ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करने में दिक्कत हो रही है? संगठन का जो रोल होना चाहिए वो उस रोल में कमी है? धन्यवाद विश्वमोहन जी। पहले तो धन्यवाद आपका इंटरव्यू लेने का, और आपको बर्थडे आज की मुबारक हो आपके बर्थडे पे। देखिए, जो आपने सवाल करा है कि हमारे को 20 साल हो गए कमोडिटीज़ मार्केट को शुरू करे हुए। 2003-4 में जो हुआ था, एक्सचेंजेस बने थे, इनिशियली हमने देखा बहुत एक्साइटमेंट थी, बड़े वॉल्यूम्स बढ़े, बट 2011-12-13 आते आते जब सीटीटी बढ़ा, हम एक रीज़न बोलते तो वहाँ हमने देखा ये डिप होने शुरू हो गए, जो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो गया। और उसको अगर हम टोटल इसको एनालाइज करें कि वॉल्यूम्स क्यों उतने नहीं बढ़ पाए जितने कि चाइना में बढ़े उसी टाइम पे, जब वहाँ की कमोडिटी एक्सचेंज देखी जाए और हमारी देखी जाए आज के टाइम पर, तो दे हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड टाइम उन्होंने ग्रो करा कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, किस फ्रंट पर दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे को सबको ही उसको सोचना पड़ेगा। दिक्कत हम पहले सोचते थे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डेफिनेटली कमोडिटी है, इलास्टिक चीज़ है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर और उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, कहीं लैक ऑफ इकोसिस्टम के अंदर, जैसे रेगुलेटर है या गवर्नमेंट है, अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर 9-10 कमोडिटीज़ बाहर निकाल दी, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं शॉक कर देते हैं, कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करना होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें सबको इकट्ठा चलना पड़ेगा। अभी हमने जैसे आज हम अपना कन्वेंशन कर रहे हैं, ओपनिंग सेशन में भी ये बात हुई कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये मार्केट बहुत बड़ी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो फिगर्स बोलते हैं 40% शेयर होगा कमोडिटीज़ का, ये तभी पॉसिबल है जहाँ हम मिल बैठ के फिर दोबारा बातें करें और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उसको जो इश्यूज़ हैं उसको प्लग किया जाए। एक मेरे को ये लगता है हमारे को एज ए एसोसिएशन भी हमारे को नीचे मंडी लेवल पे या बिल्कुल जाना पड़ेगा, यूज़र लेवल पे, वहाँ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। इसकी इम्पोर्टेंस वही है जबकि फ्लक्चुएशन होती है, वेरिएशन आता है मार्केट के अंदर, प्राइजेस के अंदर, तभी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। तो हमारे को सबको मिलकर एज ए मीडिया हाउस ऑल्सो सबको हमारे को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ओके सर, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, साथ ही हम
कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने वाले हैं, लेकिन कमोडिटी एक्सचेंजेस को देखें तो टॉप 10 के नीचे ही अब आती जा रही है, तो वहाँ पर तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो क्या सीपीआई से भी कहीं पे चूक हो रही है? वो ग्राउंड पर उस तरह के अवेयरनेस आप लोगों के संगठन का भी नहीं हो पा रहा है, लोगों के बीच में आप नहीं पहुंच पा रहे ग्राउंड तक, सिर्फ सीमित है कुछ शहरों तक ही, जो छोटे शहर छोटे गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि कहीं जो हमारे अभी तक एफर्ट रहे हैं, जहाँ हमारे को लगता था हम कोशिश कर रहे हैं, मंडी लेवल पे जा रहे हैं या जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट है उनसे बात कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं हुई हमारा। लेकिन जो भी फोकस रहा है अभी तक वो फाइनेंशियल प्लेयर्स पे रहा है। हम सब कुछ करने के बाद 100 के अंदर 80% उन्हीं को फोकस करते थे कि फाइनेंशियल प्लेयर आके इसको पार्टिसिपेट करें, बट जब तक हम स्पॉट को मिक्स नहीं करेंगे, मार्केट लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं डालेंगे, तो ये इशू रहेगा। हम डेफिनेटली कंटिन्यूसली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं सिबी में था और वहाँ के जो नए जो इनके करता धरता WTM आए हैं, उनसे बात हो रही थी कि इस मार्केट के अंदर इतना बड़ा स्कोप है, कैसे मिल बैठ के इसको सोचें और समझें कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। ओके सर, अब एक सवाल मेरा होगा, आप सेबी के सीडैक की जो कमेटी है, कमोडिटी डेरिवेटिव जो एडवाइजरी प्रोडक्ट वगैरह के लिए जो एडवाइजरी की जो कमेटी है, उसके भी मेंबर सीपीआई है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी है उसके भी मेंबर्स है, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं यहाँ पे और डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हुए सब आपके मेंबर है सीपीआई के। उसके बाद भी क्या सबका कलेक्टिव प्रयास कम हो रहा है? इस वजह से 20 साल में भी कुछ नहीं हुआ और आप लोगों को भी कम से कम 17 साल तो हो गए हैं। बिल्कुल, हमारे को जैसे मैंने अभी बताया कि सारे मेंबर्स हैं, सारी एक्सचेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कहीं वॉल्यूम जो आप फिगर बता रहे हैं उसमें तो ज़रूर यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। जैसे मैंने पहले बोला, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, इंटरनली सोच रहे हैं। अब फिर दोबारा हमने ऐसे नए प्रोडक्ट की एडवाइस करा है, सीडैक में भी हम लिख रहे हैं, जैसे वेदर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मिल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो वो सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि भाई नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लाया जाए। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मिलेंगे जिससे ये मार्केट एक्सपेंड करेंगे। एक सवाल और मेरा होगा, मैं क्लब करके 2 सवालों को एक साथ पूछना चाह रहा हूँ। एक, क्या एग्री में मिनी कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत है? और कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखिए, बीच में एक फेज़ आया जबकि जो सेबी में रेगुलेटर ये सोचता था कि हमारा कमोडिटी मार्केट है, इसको हम डिलीवरी के साथ लिंक करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट लाएं जो इसकी सेटलमेंट डिलीवरी से हो। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं उनकी सोच में भी बदलाव है। हमारे को सारे तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए, हेजर चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर जो हैं वो कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मांगते हैं, तो हमारे को वो वाले प्रोडक्ट्स भी लाने की ज़रूरत है जो कैश सेटल्ड हों। अभी सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एनजी और आपका जो क्रूड है, वो ही वाले कैश सेटल्ड हैं। बट कई जैसे मेटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हमारे को कैश सेटल्ड चाहिए और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली। मेरे को लगता है कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट तो आ ही जाएंगे और छोटे कॉन्ट्रैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मेटल्स के अंदर तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर और ऑप्शंस आएंगे आगे एग्री में वाले। क्या दिक्कत हो रही है? एग्री में भी ज़रूरत एग्री में भी ज़रूरत है और एग्री में भी अब जो माइंडसेट है रेगुलेटर का कहीं चेंज हो रहा है और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वहाँ पर भी आपको छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ओके, शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो आप लोगों की जो बैठक हुई है उसके बाद जब आप नई सोच के साथ आगे बढ़े और जो कमोडिटी मार्केट का दायरा है वो कई गुना बढ़े और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं उसका फ़ायदा हमारी कमोडिटी मार्केट को भी मिले। शुक्रिया सर। हमारे साथ NSE के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री राम कृष्णन हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, NSE का जो क्रूड और एनजी का जो ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, कौन सी तारीख होगी और जो उस ऑप्शंस क्या फ्यूचर बेस्ड होगा? हाँ जी, 23 अक्टूबर को लॉन्च है हमारा और वो ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स होंगे। बिल्कुल। ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ और बारीक बातें बता दें ताकि लोगों को पहले से थोड़े इन्फॉर्म रहे और अवेयरनेस को लेकर। ऑप्शंस में ऑलरेडी MCX लीडर है, ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रैक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों की कुछ अलग तैयारी है, क्योंकि आप ऐसा वहाँ पर क्या देंगे जो आपके पास लोग आएंगे? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टर्स हमेशा एफिशिएंसी चाहते हैं और एफिशिएंसी का जब बात होता है तो कोलैटरल यानी मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट होता है एक्सचेंजेस में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन में, वो बहुत मायना रखता है।
फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए आपने कोलेट्रल 100 रुपीज़ का पोस्ट किया है और आपने इक्विटी डेरिवेटिव्स और इक्विटीज़ में ट्रेडिंग किया है और मान लीजिए 70 रुपीज़ यूज़ हो गया, तो 30 रुपीज़ आपका मार्जिन अनयूटिलाइज्ड रह गया। अगर एनएससी ने सेम कमोडिटी ऑप्शंस और फ्यूचर्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दिए अपने इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स जो आज एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको एक और ऑप्शन मिल जाता है, एक और फैसिलिटी मिल जाता है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग मार्जिन यहाँ पे कर लो थोड़ा ट्रेड। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एनएससी में बहुत सालों से इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास करके इम्पोर्टेंट फैसिलिटी हो जाएगा। ओके, मतलब एफआईआईज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। ऑलरेडी इनके पास रजिस्टर्ड है कई सारे एफआईआईज, तो उनको एक फ़ायदा मिलेगा। ऑलरेडी कोलेटरल के तौर पर भी वो दूसरे सिक्योरिटीज़ को भी रख सकते हैं। सर, किस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है फ्यूचर्स को, क्रूड के फ्यूचर्स को और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को? क्रूड और नेचुरल गैस फ्यूचर्स अकेले में इतना ही कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अपना रोज़ का कुछ 50 करोड़ का बिजनेस होता है और ये छोटा प्रोडक्ट है अभी फ़िलहाल, पर जैसे जैसे हमको लगता है ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये बहुत काफ़ी बढ़ सकता है साइज़ और वॉल्यूम में। हम इसलिए ये कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमको मालूम है एक्सपीरियंस इन अदर सेगमेंट्स ऑल्सो। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे फ्यूचर्स का वॉल्यूम कम है, बल्कि ऑप्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उस ट्रेंड के बेसिस पे हमको ऐसा लगता है कि कमोडिटीज़ में भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शंस में थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से फ्यूचर्स भी थोड़े बढ़ जाएंगे। ओके, यानी जो ऑप्शंस जो आने के बाद जो फ़ायदा मिलेगा वो क्रूड और एनजी के फ्यूचर्स को भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बुलियन। आप लोगों का बुलियन कह सकते हैं कि उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस उम्मीद में आप लोगों ने लॉन्च किया। क्या कमी रह गई थी और क्या वापस से रीलॉन्च की तैयारी है क्या? नहीं, रीलॉन्च नहीं बोल सकते। जो अभी प्रोडक्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म में वो अच्छे चल जाएंगे आगे। मुझे इसलिए उम्मीद है क्योंकि जो सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट चाहिए हमको, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, वो नहीं मिला था जब हमने पहले लॉन्च किया तभी। अब क्योंकि क्रूड और नेचुरल गैस में काफ़ी इंटरेस्ट है, हम काफ़ी ट्रैक्शन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ऑलरेडी अहेड ऑफ आवर लॉन्च। मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो आएंगे क्रूड और एनजी ट्रांजैक्ट करने के लिए अभी वो बुलियन में भी आ जाएंगे, तो आगे के कुछ महीनों में हमको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेक्टेशन सही है कि नहीं। ओके सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, एनएससी का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी है या बातचीत चल रही हो इनिशियल स्टेज में भी? बिल्कुल। हम थोड़ा सा एग्जॉटिक प्रोडक्ट का भी थोड़ा एक्सप्लोरेशन चल रहा है हमारे यहाँ पे। एग्री साइड में? एग्री में नहीं, जैसे कार्बन क्रेडिट्स और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, ये दो प्रोडक्ट हमारे रडार में है जिस पे काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं हम विद रेलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो अप्रूवल जैसे जैसे मिल जाएगा फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर, उस हिसाब से हम अगर एक रोल प्ले कर सकते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी। यानी एनएससी पर 2 नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत चल रही है, उस पर विचार चल रहा है, अभी इनिशियल स्टेज में है तो अभी क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स और कार्बन क्रेडिट का फ्यूचर्स भी एनएससी पर जल्द देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल होगा अवेयरनेस को लेकर। अवेयरनेस की काफ़ी कमी वायदा बाजार में और वो आप रिफ्लेक्ट कर रहा है वॉल्यूम में भी, आप देख ही रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? देश के सबसे बड़े एक्सचेंज है, वॉल्यूम के आधार पर दुनिया के लीडर हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या इतनी दिक्कत हो रही है? 20 साल से अपना वायदा चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्या एनएससी की पहल से कुछ आगे बढ़ेगा कमोडिटी वायदा का बाजार? बिल्कुल बढ़ेगा। अभी रिसेंटली हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ओपन हाउस वेबिनार। ये हर फ्राइडे को हम एक एपिसोड बनाते हैं और टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूब में। ओके, कितने व्यूअर्स हैं उनके? नहीं, काफ़ी, मतलब अभी तो मेंबर्स ही लॉगिन कर रहे हैं अभी, पर आप जो हमारे पुराने एपिसोड्स देखेंगे तो काफ़ी व्यूअरशिप बढ़ते जा रहा है। ये चैनल को थोड़ा पब्लिसाइज करेंगे और हर हफ्ते में एक नहीं 2 या 3 या 4 या 5 एपिसोड भी लेके आने के लिए तैयार हैं, पर अभी हमारी तैयारी चल रही है। ओके, आपको लगता नहीं कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए? ग्राउंड पर अवेयरनेस कैंप से ज़्यादा फायदा होगा। छोटे शहरों को टारगेट किए गए बजाय जो ऑलरेडी टैप्ड मार्केट है, दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहर है, तो बजाय टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में जाया जाए। बिल्कुल जाना चाहिए। और लास्ट ईयर हमने 5000 कुछ ऐसे इन्वेस्टर इवेंट्स किए हैं और करीबन 2,60,000 इन्वेस्टर्स के साथ हमारा मीटिंग हो चुका है लास्ट ईयर में। अभी ये साल में टारगेट और बढ़ गया है और सेबी ने भी हमको यही सलाह दिया है कि आप 7,000-8,000 मीटिंग्स का या इवेंट्स का टारगेट रखिए। तो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक आ रही है अक्टूबर में, उसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स का आयोजन करने का प्लान रखा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आगे इसका मोमेंटम भी बढ़ेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हम करेंगे। ओके, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में हो रही है। नए निवेशक आ रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट उन शहरों से खुल रहे हैं। ऑलरेडी टैप्ड मार्केट की बजाय अनटैप्ड मार्केट की तरफ को उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़े और लोगों में जागरूकता फैलाए। ऐसे लोग जो अब तक फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर है उनको भी आप लिटरेट करने की कोशिश करें। शुक्रिया कृष्णन सर, आपने वक्त दिया ET9 स्वदेश को। नमस्कार। थैंक यू।